हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम मेधावी निगम, वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल Achievers Success Mantra. In our last session, we have discussed about communication, methods and types of communication, advantages and disadvantages of verbal communication, advantages and disadvantages of non-verbal communication. So, continuing with our Unit 1 Communication Skills second, today we will discuss about visual communication, advantages of visual communication, disadvantages of visual communication, communication cycle and feedback, types of feedback, good feedback, importance of feedback, effective communication, barriers to effective communication, and ways to overcome barriers. Let's start with the first topic, visual communication. विजुअल कम्युनिकेशन से पहले हमने अपने लास्ट सेशन में दो तरह के कम्युनिकेशन पढ़े थे, वर्बल एंड नॉन वर्बल. ये थर्ड टाइप का कम्युनिकेशन है. तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, सो इंस्टेड ऑफ टू यू विल मेंशन थ्री, दैट इज verbal, non-verbal and visual. So let's start with this type of communication. Actually, what is visual communication? Visual communication proves to be effective. जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो बाकी दोनों कम्युनिकेशंस के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है. एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली. क्योंकि ये आपस में इंटरचेंजिंग मैसेजेस जो बदले जा सकते हैं उनको रखता है, जो कि किसी इमेज या किसी पिक्चर के थ्रू कन्वे किए जाते हैं. And that's why you do not need to know any particular language for understanding it. तो ऐसी इमेजेस और पिक्चर्स को समझने के लिए हमें किसी तरह की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और कंसिस्टेंट, यानी कि एक जैसा रहता है अलग अलग जगह पर. क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो तो हर जगह अलग अलग चेंज होती रहेगी. किसी की कुछ भाषा होएगी, किसी की कुछ भाषा होएगी. सो यू हैव टू लर्न डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस. But for this kind of communication, it remains same wherever you go. आप कहीं पे भी जाइए ये आपको हर जगह एक जैसा मिलेगा. Let's understand some common types of visual communication. फर्स्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन. अगर आपको दूसरे को समझाना है कि यहाँ पे जो काम है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप उसके लिए इस तरह की इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस इमेज को देख के पर्सन समझ जाता है दैट यस समथिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड हियर राइट नाउ. नो पेट्स अलाउड. फॉर दैट यू यूज सच काइंड ऑफ साइन. तो इससे भी पर्सन को समझ में आता है कि इस जगह पर मैं अपने पेट्स को लेके नहीं जा सकता हूँ. नो पार्किंग जोन, ये आपने बहुत कॉमनली जगह पर देखा होगा. हम काफ़ी जगह आपको ये दिखाई दिया होगा कि इस तरह के साइंस जो होते हैं वो बने होते हैं कि यहाँ पे आपको पार्किंग अलाउड नहीं है. नो एंट्री, जहाँ पर आपका आना जाना मना हो वहाँ पर इस तरह के साइंस आपको दिखाई देंगे. किसी को आपको डेंजर के बारे में वार्निंग देनी है, उसे ये बताना है कि हाँ इस जगह पर जो है वो डेंजर है तो आप वहाँ पे मत जाइए. तो वहाँ आपको ये ऐसे तीन तरह के साइंस होते हैं जिसमें से कोई एक साइन आपको वहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा. फॉर रेडिएशन एंड बायोहैजार्ड वार्निंग यू कैन यूज एनी वन आउट ऑफ दीज टू. इन दो में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर सीसीटीवी अंडर सर्वेलेंस, आपने ये मेट्रो स्टेशन पे जरूर देखा होगा, वहां पे आपको ये दिखा होता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस. और आप आसपास देखेंगे तो आपको वहां पे वो सीसीटीवी दिखाई भी देगा. और ना केवल सिर्फ मेट्रो स्टेशन पर, बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर आपको सीसीटीवी देखने को मिल सकता है एंड विद अ साइन बोर्ड. नो मोबाइल फोन, जहां पर आपको मोबाइल फोन्स बैन करने होते हैं, देयर यू यूज सच काइंड ऑफ साइंस टू मेक पीपल अवेयर दैट दे आर नॉट अलाउड to take their mobile phones with them.
देन इज एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। हमने पढ़ा विजुअल कम्युनिकेशन को, लेकिन इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हमें किस चीज में ये बेनिफिट पहुंचाता है। फर्स्ट इज इट मेक अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मोर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जो आपके दूसरे फॉर्म्स है कम्युनिकेशन के, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल, उन दोनों कम्युनिकेशन को ये ज्यादा क्लियर और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाता है समझने के लिए। इट कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन द वे विच आर नॉट पॉसिबल थ्रू वर्ड्स। ये उस भाषा में चीज़ों को समझा सकता है जो कि वर्ड्स के थ्रू नहीं समझाए जा सकते। इट क्लियर्स द बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज। जो बीच में हमारे रुकावट होता है भाषा का या क्वालिफिकेशन का, उस बैरियर को ये खत्म कर देता है, रुकावट को हटा देता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग क्विक डिसीजन। किसी भी इमेज को देखकर हम बहुत जल्दी एक डिसीजन ले सकते हैं और अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। एवरीवन कैन एक्सप्लेन इट्स मीनिंग टू अदर्स वेरी इजीली। किसी भी पिक्चर को, इमेज को देख के हम उसका मीनिंग किसी भी दूसरे पर्सन को आसानी से समझा सकते हैं। इट इज इफेक्टिव इवन फॉर इलिटरेट रिसीवर। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो भी एक इमेज को देख के समझ सकता है कि उससे क्या कहा जा रहा है। दिस ऑल वर द एडवांटेजेस, बट एवरीथिंग हैज सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। कोई आज तक ऐसी चीज नहीं बनी जिसके एडवांटेजेस ही हों, डिसएडवांटेजेस ना हो। सो लेट्स फोकस ऑन सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। द फर्स्ट वन इज इट इज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये बाकी कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपको पिक्चर्स बनाने में और उसको अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड करने में अच्छा पैसा लगाना पड़ता है। इट रिक्वायर अ स्पेसिफिक वे टू स्टोर दैम। उनको स्टोर करने के लिए एक अलग ही तरह का कोई रास्ता हमें ढूंढना पड़ता है, जिससे कि हम उन्हें सेफ रख सकें एंड यूज वेन एवर रिक्वायर्ड, और उन्हें तब इस्तेमाल कर सके जब उनकी हमें ज़रूरत हो। प्रिपरेशन ऑफ विजुअल एड कंज्यूम्स टाइम। जब विजुअल एड्स तैयार की जाती हैं तो उसमें हमारा बहुत सारा समय लगता है। एनहेंस कम्युनिकेशन, ये हमारे कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, बट दे आर नॉट अ फुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन इनसे हमें कोई फुल फॉर्म नहीं मिलती, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, पूरा कम्युनिकेशन प्राप्त नहीं होता। एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए हमें कई सारे फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। किस कौन से फॉर्म्स की? कम्युनिकेशन के फॉर्म्स की। कई बार जो विजुअल प्रेजेंटेशन है वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो रिसीवर है हो सकता है उसे मीनिंग समझ में ही ना आए आपकी प्रेजेंटेशन को देख के कि आप उसे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको हर एक चीज़ इजी वे में बना के दिखाएगा। कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेजेस भी तैयार हो जाती हैं और कॉम्प्लेक्स इमेजेस को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन साइकिल एंड फीडबैक। हम अगर कम्युनिकेशन साइकिल की बात करें, द कम्युनिकेशन हैज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज योर फीडबैक। कम्युनिकेशन साइकिल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमारा फीडबैक होता है। किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो, जो बहुत अच्छे से हो सके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। कि सेंडर को क्या, रिसीवर से एक एक्नॉलेजमेंट मिले कि हाँ, जो भी सेंडर ने उसको मैसेज पहुंचाया था वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया है। जब एक सेंडर इंफॉर्मेशन भेजता है तो रिसीवर को क्या करना चाहिए? हमेशा उसे एक फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए फॉर वट एवर द मैसेज ही हैज रिसीव। जो भी मैसेज उसे मिला है उस हर एक मैसेज का फीडबैक सेंडर तक पहुंचना चाहिए। एक वर्क एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एक वर्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं, व्हेन यू ऑब्जर्व समवन परफॉर्म देयर वर्क। जब भी हम किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वही ठीक है, वो काम तो कर रहा है, लेकिन ये काम जिस तरीके से और अच्छा होना चाहिए था ये उतना अच्छा हुआ नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम पर्सन को बताते हैं कि हाँ, आपने ये काम किया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस काम को इस तरीके से करते तो और अच्छा होता। तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर गिविंग अ फीडबैक टू द पर्सन अबाउट हिज वर्क दैट यस, यू हैव डन द वर्क नाइसली, बट इफ यू हैव डन दिस वर्क इन सच अ वे, देन it would be more better than before.
फीडबैक को अगर हम अच्छे से शेयर करते हैं, अगर अच्छे से शेयर किया गया हो, तो हम क्या करते हैं, मदद करते हैं दूसरे पर्सन की कि वो अभी की एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा अच्छा कर सकता है और रेसिपिएंट्स की एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकता है, जिससे कि वो एरर्स को रेक्टिफाई कर सके, उन्हें सही कर सके। इट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। एक फीडबैक का बहुत लंबा इफेक्ट भी हो सकता है कोई भी काम को मैनेज करने में या गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि एक फीडबैक जो है वो हमें ये बताता है कि हाँ, हमारे इस काम में ये कमी थी एंड वी हैव टू इम्प्रूव इट टू दिस मच एक्सटेंट. That's why we are saying that a feedback has a long term effect and it helps in achieving our goals very nicely and managing our things properly. लेट्स अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन साइकिल, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अभी हमने बात किया था कि जो सेंडर है वो क्या करता है, अपना मैसेज भेजता है, यानी कि वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है किसके साथ, रिसीवर के साथ। और जब वो रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन सेट करता है तो रिसीवर की ये ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, सेंडर को एक फीडबैक प्रोवाइड करे, उसे ये फीडबैक देना चाहिए सेंडर को, क्योंकि उसका फीडबैक सेंडर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके फीडबैक पे डिपेंड होके ही द सेंडर कैन डिसाइड दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट ही हैज टू इम्प्रूव, और द प्रोडक्ट इज गुड और नॉट, और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट ही इज सेंडिंग दैट इज राइट और wrong. Types of feedback. According to our NCERT, we have 3 types of feedback. In other books that are written by private authors or private publishers, they had given you some other kind of feedbacks. So don't focus on them. Just focus on those types of feedback that NCERT has mentioned you, because if you are going to answer it in your exams, only the answers preferred by NCERT will be marked as correct, others will not be marked as correct, so focus on this one. In types of feedback, the first one is your positive feedback. It is a kind of feedback that is more or less acceptable or satisfactory to the sender. Positive feedback जो होता है वो इस तरह का feedback होता है जो कि एक sender के लिए acceptable होता है, चाहे वो उसे ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करे या कम अच्छे से एक्सेप्ट करे, लेकिन एक्सेप्ट ज़रूर करता है, और सेटिस्फैक्ट्री होता है कि पर्सन संतुष्ट हो जाता है उस फीडबैक से. It means the recipient of the message has responded in the way intended by the sender. इसका मतलब ये होता है कि जो रेसिपिएंट है जिसने मैसेज लिया है उसने सेम उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया है उस मैसेज का जैसा कि सेंडर को उम्मीद थी कि मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड टेकन द इंटेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन, और जो रेसिपिएंट को एक्शन लेना चाहिए था उसने सेम वही एक्शन उस मैसेज पर लिया है. इट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट एवरीथिंग इज ऑन राइट ट्रैक, की हर एक चीज जो है वो बिल्कुल सही है, एंड यू डोंट हैव टू डू एनी करेक्शन रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन से जुड़ी आपको कोई भी चीज में करेक्शन नहीं करने हैं. Suppose, for example, we can take, I noticed you finished the work perfectly. Great job. मैंने नोटिस किया कि आपने अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से ख़त्म किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है. And the second one is, I really appreciate you taking that call. मैं बहुत ज़्यादा appreciate करूँगा कि आपने वो call ली और आप उस कॉल से बात करें. कैन यू प्लीज ऑल्सो शेयर द डिटेल्स, क्या आप उस कॉल पे जो डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं. तो आप क्या करें, दूसरे बंदे को पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट यस ही और शी इज गुड इन समथिंग. सेकेंड इज योर नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक मीन्स अ कम्युनिकेशन हैज नॉट बीन इफेक्टिव, कि जो कम्युनिकेशन किया गया वो इफेक्टिव नहीं था, दूसरे पर्सन के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा, दूसरे पर्सन को वो अच्छा नहीं लगा, एंड सम करेक्शन, एडजस्टमेंट और रीअसेसमेंट इज रिक्वायर्ड, और उस कम्युनिकेशन में कुछ सुधार चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट चाहिए, यानी कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करके उनको सही करना पड़ेगा, और रीअसेसमेंट उसको दोबारा से पढ़ के आपको चेक करना पड़ेगा दैट व्हाट इज रॉन्ग ओवर देयर इन दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. ये कब होता है, जब रेसिपिएंट जो होता है वो
नहीं समझ पाता कि आखिर सेंडर उसे क्या कहना चाह रहा है। और जब ऐसा होता है कि रेसिपिएंट नहीं समझ पाया आपकी बात को, देन द फीडबैक दैट ही विल प्रोवाइड दैट विल बी पुअर, तो वो पुअर होगा। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उस कम्युनिकेशन को दोबारा करें और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस कम्युनिकेशन की वजह से उसको सही करें। For example, you keep forgetting to smile at the hotel guests when you talk to them. अधिकतर बहुतों के साथ होता है कि जब भी ना केवल होटल कहीं भी जाते हैं तो आप दूसरे नए पर्सन को देख के स्माइल करना भूल जाते हैं या उसे स्माइल नहीं देते, आप उसे ग्रीट नहीं करते। तो ये दूसरे के माइंड में एक नेगेटिव फीडबैक ले आता है कि यार ये कैसा पर्सन है, कुछ स्माइल नहीं कर रहा, अच्छे से विश नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। सेकेंड इज यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई टू ईमेल्स। कई बार आप ईमेल्स को रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, तो दूसरे के माइंड में क्या आ जाता है, आर यू ऑलवेज सो बिजी, क्या ये पर्सन हमेशा इतना बिजी रहता है कि मेरे मैसेज को रिप्लाई करने में इतना टाइम लगा देता है। सो दीज आर द नेगेटिव फीडबैक्स। एंड द थर्ड वन इज नो फीडबैक। ये अपने खुद में ही एक ऐसा फीडबैक है जो डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज को इंडिकेट करता है, यानी कि हमने अपनी बात तो कही लेकिन दूसरे पर्सन को वो बात समझ में नहीं आई या वो उस पर्सन की बातों से राजी नहीं है, तो वो आपको किसी भी तरह का फीडबैक नहीं देगा, ना पॉजिटिव देगा ना नेगेटिव देगा। बस ये हो जाएगा कि हाँ वो आपकी बातों से, आपकी इंफॉर्मेशन से सहमत नहीं है। गुड फीडबैक, द क्वेश्चन दैट विल कम इन योर माइंड दैट यू विल आस्क कि ठीक है मैम, तीन तरह के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो फीडबैक, लेकिन अगर हमें किसी को अच्छा फीडबैक देना हो तो एक अच्छा फीडबैक देने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अ गुड फीडबैक is one that involves the topics that we are going to discuss. The first one is specific. स्पेसिफिक होना चाहिए आपको अपने फीडबैक को लेके। आपको सबसे पहले क्या करना है, जनरल कमेंट्स को अवॉइड करना है। आमतौर पे जो आप बातें कहते रहते हैं उनको अवॉइड करिए। ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल्स, अपने फीडबैक में एग्जाम्पल्स इंक्लूड करिए जिससे कि आप अपनी स्टेटमेंट को समझा पाए कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऑफरिंग अल्टरनेटिव रेदर देन जस्ट गिविंग एडवाइस, एडवाइस देने से अच्छा है कि आप कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करें रिसीवर को, सो दैट ही कैन डिसाइड दैट व्हाट ही हैज़ टू डू विद योर फीडबैक, कि आपके फीडबैक के साथ उसे क्या करना है। सेकेंड इज टाइमली, बी प्रॉम्प्ट। बी प्रॉम्प्ट यानी कि जिस वक्त आपको रिप्लाई देना चाहिए सेम उसी समय आप रिप्लाई दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं कोई भी जब जवाब देने में तो उस जवाब की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। थर्ड इज पोलाइट, वाइल इट इज इम्पोर्टेंट टू शेयर फीडबैक, फीडबैक को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फीडबैक शेयर करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फीडबैक तो शेयर किया लेकिन आपका फीडबैक की लैंग्वेज ऐसी थी दैट द रेसिपिएंट फील दैट ही इज बीइंग ऑफेंडेड, कि उसे इग्नोर किया जा रहा है या उसको इंसल्ट किया जा रहा है। द रेसिपिएंट शुड नॉट फील लाइक सो विद द लैंग्वेज ऑफ योर फीडबैक। देन इज ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, फीडबैक शेयरिंग शुड बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो फीडबैक शेयरिंग होती है वो आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। और फीडबैक देने के बाद लेट द रेसिपिएंट्स नो यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट, अपना फीडबैक देने के बाद रेसिपिएंट्स को ये ज़रूर पक्का करिए कि हाँ आप उनके साथ हमेशा अवेलेबल हैं, आप जब कभी वो चाहे वो आपके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है, आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। Importance of feedback, why it is necessary. It is necessary because it ensures the success and effectiveness of communication. जो एक फीडबैक होता है वो हमारी सक्सेस को और कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन था हमारा दूसरे पर्सन के साथ उसको इंडिकेट करता है। It has some points that is covered under it, that why feedback is so important. The first one is it validates effective listening. द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक, वो पर्सन जो कि आपको फीडबैक दे रहा होता है वो ये जानता है दैट जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली थी या उसने जो भी इंफॉर्मेशन ली वो कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती है, यानी कि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस जरूर रखती है। सेकेंड, इट मोटिवेट्स, फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड बेटर वर्क रिलेशनशिप, जो फीडबैक है
वो लोगों को एनकरेज कर सकता है, उत्साहित कर सकता है कि वो आगे और ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए अपने, चाहे वो काम में हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो। एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड, और जिस काम को उनके सराहा गया है, प्रशंसा की गई है, उस अच्छे काम को वो आगे भी कंटिन्यू करते रहें। इट इज ऑलवेज देयर, एवरी टाइम यू स्पीक टू अ पर्सन वी कम्युनिकेट फीडबैक। हम जब भी किसी पर्सन के साथ बात करते हैं तो हम हमेशा एक फीडबैक देते हैं। सो इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन, इसलिए कोई फीडबैक ना देना ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हमसे कोई भी आके कोई बात कहेगा तो हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। फोर्थ, इट बूस्ट लर्निंग। फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल्स। फीडबैक इसलिए भी जरूरी होता है जिससे कि आप अपने गोल्स पे अच्छे से फोकस कर सकें, अच्छे से उसकी प्लानिंग कर सकें और अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तैयार कर सकें। फिफ्थ, it improves performance. फीडबैक ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म बेटर डिसीजंस, ये हमें बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है, बिकॉज व्हेन वी विल टेक गुड डिसीजंस दे विल हेल्प अस टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस। तो वो हमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी करने में और बढ़ाने में दोनों में ही मदद करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, what actually communication is and why a communication should be effective, उसे effective क्यों होना चाहिए। And effective communication is very important, or you can say it has become an essential part of our life, whether you are at home, at your workplace, or with your friends. Everywhere you need such kind of communication. Some of the basic principles that you should follow if you want your communication to be effective. There are 7 C's that you have to keep in your mind. And those 7 C's are, the first one is clear. आप जो भी कहना चाह रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहिए, हिचकिचाइए मत। देन कंसाइंस, जब भी आप बोल रहे हैं या जब भी आपको बोलने की ज़रूरत पड़े तो हमेशा सिंपल भाषा का इस्तेमाल करिए। अपने आप को ओवर शो मत करिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करके, क्योंकि अगर वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स सामने वाले पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहे हैं देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। दैट्स व्हाई इट इज़ said that whenever you are trying to communicate with other persons, try to use simple words so that they can understand you. थर्ड इज कंक्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फैक्ट्स। बिल्कुल प्रॉपर वर्ड्स और फैक्ट्स का इस्तेमाल करिए, यानी कि स्पेसिफिक, मीनिंगफुल एंड क्लियर। ये तीनों चीजें आपकी भाषा में होनी चाहिए, आपके वर्ड्स में होनी चाहिए। फोर्थ, करेक्ट। whenever you are communicating, use the correct spelling, punctuation and grammar. क्योंकि गलत ग्रामर के साथ अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका सिर्फ मजाक बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। सो एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। फिफ्थ इज कोहेरेंट। whatever words you are speaking out or you are using, they should make some sense, उनका कुछ सेंस होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए, एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक, और जिस भी टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए होने चाहिए। सिक्स्थ, कंप्लीट। whatever you are communicating, all that communication should have all the necessary information that is needed to be conveyed. And the last is courteous, रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए whenever you are communicating। दूसरे पर्सन के लिए अपने पास रिस्पेक्ट रखिए, उसके साथ फ्रेंडली रहिए एंड बी ऑनेस्ट विद दैट पर्सन एंड विद योरसेल्फ। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, हमने उसके बेसिक प्रिंसिपल्स भी पढ़े। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर नेसेसरी टू मेक एन कम्युनिकेशन इफेक्टिव, बट देयर आर सम बैरियर्स, कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ डिफिकल्टीज होती हैं दैट वी फेस, एंड देयर आर 5। द फर्स्ट वन इज योर लिंग्विस्टिक बैरियर्स, आपके भाषा से रिलेटेड, कल्चरल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, organizational barriers and interpersonal barriers. Let's discuss all of them individually. The first one is your linguistic barriers. जब हम linguistic barriers की बात करते हैं, it means
इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज, जब हमें किसी भाषा का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दैट इज नोन एज योर लिंग्विस्टिक बैरियर और लैंग्वेज बैरियर। दे आर द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन रुकावटें हैं हमारे कम्युनिकेशन के बीच में, बिकॉज इट कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन बिटवीन पीपल, क्योंकि जब हम आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते तो गलत फहमी के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता, हम एक दूसरे को बस गलत ही समझते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लैंग, प्रोफेशनल जार्गन एंड रीजनल कॉलोक्यूलिज्म्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में कम्युनिकेशन डिफिकल्टी पैदा करती हैं। मैं दिल्ली से हूँ और दूसरा अगर कर्नाटका से है तो हम दोनों आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, और अगर हम बात करेंगे भी तो हो सकता है मैं उसकी भाषा के कुछ वर्ड्स गलत बोल दूँ और वो मेरी भाषा के कुछ वर्ड्स गलत बोल दे, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉजिंग अ लैंग्वेज बैरियर बिटवीन अस। Second is your cultural barriers. Cultural barrier is when when there are people from different cultures, different culture के लोग होते हैं and they are unable to understand each other customs, और वो एक दूसरे के customs को समझ नहीं पाते, because of which inconvenience and difficulties crop up, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां उठती हैं। ड्यू टू दिस समटाइम्स पीपल मेक स्टीरियोटिपिकल एजम्पशंस, लोग अपने आप ही अपने माइंड में कुछ एजम्पशंस बना लेते हैं, कुछ ख्यालात बना लेते हैं about what, about the cultural background of the people, and all this leads to the difference in opinions, और इस वजह से लोगों के विचारों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, and it becomes a major barrier for effective communication, और effective communication के लिए ये एक बहुत बड़ा बैरियर, बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। Third is physical barriers. Physical barriers depend on the environmental and natural condition, ये आपके एनवायरनमेंट और आपके आसपास की नेचुरल कंडीशन पे डिपेंड करता है, एंड इट इज एक्टिंग एज ए बैरियर इन कम्युनिकेशन, और ये भी रुकावट की तरह काम करता है जब भी कोई मैसेज सेंडर के द्वारा रिसीवर को भेजा जाता है। तो अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट, उसकी नेचुरल कंडीशंस अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी आपके रास्ते में एक डिफिकल्टी बनेगा। नॉट बींग एबल टू सी जेस्चर्स, हम दूसरे के जेस्चर्स नहीं देख पाते, पोस्चर नहीं देख पाते, जनरल बॉडी की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, और जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो लेस इफेक्टिव बन जाता है, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन का जितना असर होना चाहिए था उतना असर नहीं होता। लाइक टेक्स्ट मैसेजेस आर ऑफन लेस इफेक्टिव देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, हम आप सामने खड़े होके एक दूसरे से जो बात कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में हमारे जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं वो उतना असर नहीं करते। फोर्थ इज इंटरपर्सनल बैरियर्स, दे ऑकर व्हेन द सेंडर्स मैसेज इज रिसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड, जैसा आपका मैसेज होना चाहिए था, जैसा उसे पहुंचना चाहिए था रिसीवर तक, वो वैसा नहीं पहुंचता, तब जाके आपका इंटरपर्सनल बैरियर्स हो जाते हैं। It is very difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings and views, और ऐसे पर्सन के साथ बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो आपसे बात करना नहीं चाहता या अपनी फीलिंग्स और अपने व्यूज़ आपके आगे नहीं रखना चाहता। स्टेज फियर, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, पर्सनल डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें हमारे इंटरपर्सनल बैरियर्स को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। And the last one is organizational barriers. Organizations डिज़ाइन की गई किसके बेस पे, फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स पे, दैट फॉलो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर्स पॉलिसीज बनाई गई हैं उन्हें फॉलो करते हैं, और जो उनके बिहेवियर करने की नॉर्म्स कंडीशंस होती है उन्हें फॉलो करते हैं। ऑल दीज अफेक्ट द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी ये सारी की सारी कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो को अफेक्ट करती हैं, असर डालती हैं, चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर ही क्यों ना कर रहे हो, एंड नीड टू बी सुटेबली मैनेज, और इसलिए इनको अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो आपके सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, दे ऑल्सो बिकम अ बैरियर फॉर फ्री फ्लो ऑफ
कम्युनिकेशन। वाई? क्योंकि जो सुपीरियर है वो अपने आप को समझता है भाई मैं तो बड़ी पोस्ट हूँ, तो मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ। और जो उसके नीचे काम करता है वो ये सोचता है कि भाई सर हमें हमेशा ऐसे ही डांटते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते हैं। जो आपस में आप एक दूसरे के लिए मन में ये बातें लेके बैठ जाते हैं या माइंड्स में बातें लेके बैठ जाते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं रखते, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बैरियर बन जाते हैं। समटाइम्स स्टिंगेंट रूल्स की वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि वो अपने पीयर्स के साथ भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि कई कंपनीज में इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाते हैं कि आप इनके साथ बैठ के खाना नहीं करेंगे, अलग अलग खाना करेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो जब आप आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, then obviously it will create a barrier in your path that you are not able to continue with the communication that you have to do with your peers and with the other persons who are working with you. Ways to overcome barriers. The question that comes in our mind is there are so many barriers in our life that we have to face, but is there any way that we can overcome them? इन barriers को हटा के हम अच्छे से communication कर सकें? The answer is yes. There are some ways that you can use if you want to remove those barriers from your path and you want to do some communication with other persons. The first one is use simple language. Simple language का इस्तेमाल करिए जिससे कि दूसरा आपको समझ पाए. Do not form assumptions on culture, religion and geography. किसी भी चीज़ के बारे में बिना जाने अपने माइंड में उसके कल्चर, रिलीजन या ज्योग्राफी को लेके अपने आप कुछ भी अपने माइंड में यह फिगर मत बनाइए. टाइम ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल. जितना आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए. यूज विजुअल्स. विजुअल्स का इस्तेमाल करिए जैसे कि हमने अभी इमेजेस और पिक्चर्स की बात करी थी. टेक हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेस इन लैंग्वेज. अगर आप किसी की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, इट्स बेटर दैट यू कैन हेल्प टेक द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर. आजकल तो ट्रांसलेटर मशीन्स भी आ रही हैं जो दूसरे की भाषा सुन के आपको उसकी को कन्वर्ट कर देती है आपकी अपनी भाषा में. बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन. दूसरे के विचारों को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए. डोंट मेक फन ऑफ देम. बी अ गुड लिसनर. एक अच्छा सुनने वाले बनिए, एक अच्छे श्रोता बनिए. अगर दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसको बहुत अच्छे से सुनिए. Ensure proper feedback. If someone is asking you to give some feedback, obviously you have to give some feedback. उसे feedback दीजिए और टाइम पे दीजिए. बहुत ज़्यादा समय मत लीजिए किसी को भी feedback देने के लिए. क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करने से पहले हमेशा अपने आइडियाज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए. बात करते समय कोई भी आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. So these are the ways through which you can overcome the barriers. So adopt them in your life. They will obviously help you in every sphere of your life. So this is for today's session. We will finish it right now. I hope you liked today's session. If you really do like it, please like, share and comment it. Share it with your friends and other persons who are still not in touch with us. If you are an old subscriber of our channel, यूं ही बने रहिए हमारे साथ. If you are a new visitor to our channel, it is requested that you subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions automatically. You don't have to search your own channel again and again. Meet you in the next session with some new topics of your this same unit. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय. टेक केयर.